हेलो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं बेटा बिहार के सबसे विश्वसनीय परिवार में, जहां पे हम देते हैं बेहतर शिक्षा आपके बेहतर भविष्य के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जहां पर भी ये प्लीज एक बार फटाफट सारे बच्चे जुड़ जाएंगे, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं अपने बिहार की एक ऐसी गौरवशाली गाथा के बारे में जिसका नाम था नालंदा। एक ऐसा नाम जिसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, एक ऐसा नाम जो महाद्वीपों में, जो कि समुद्र के पार, महासमुद्रों के पार, जो कि हिमालय के उस पार, जो कि पर्वतों और सरहदों के पार एक नाम गूंजता था जिसका नाम था नालंदा। जिस समय लोगों ने ऑक्सफोर्ड और जिस समय लोगों ने कैम्ब्रिज की कल्पना मात्र नहीं की होगी, उस समय अपना नालंदा अपने परचम को लहरा रहा था। कहा जाता है कि चाहे वेनसोंग की बात हो, या फिर चाहे चीनी यात्रियों की बात हो, या फिर ऐसे बहुत से पिलग्रिम्स जो कि आके नालंदा में अपने ज्ञान को बढ़ाए। बताया जाता है कि जब जिसमें फायान भारत में आया था, उसमें नालंदा अपने टॉप पर चल रहा था। किस नालंदा के बारे में हम बात करते हैं कि भैया ये वो नालंदा है जो कि आज नहीं, अनंत काल से अपनी गौरव की गाथा को बढ़ा रहा था। क्योंकि कहा जाता है कि आगे किताब को जला सकती हैं, लेकिन आपके ज्ञान को नष्ट नहीं कर सकती। मानता हूं मैं कि तुमने हमारे नालंदा को जला दिया, लेकिन तुम हमारे मन से नालंदा को आज तक नहीं निकाल पाए। ये वो गौरवशाली गाथा है। तो आप मेरे पीछे लगे इस विश्वविद्यालय को देख सकते हैं कि वास्तव में भारत को ऐसे ही विश्व गुरु नहीं कहा जाता था, भारत को ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता था। कुछ तो था इस भारत में कि चाहे चीनी यात्री हो, चाहे हमारे पड़ोसी देश नेपाल की बात हो, चाहे काठमांडू वगैरह की बात हो, लोग आते थे पढ़ने के लिए। यहां पे लोग सीखने आते थे, लोग देखने आते थे कि वास्तव में क्या है नालंदा। लोग देखने आते थे क्या है शिक्षा का उद्भव। लोग समझने आते थे कि वास्तव में होती क्या है शिक्षा। तो प्यारे बच्चों, हमारे साथ प्लीज आज फटाफट जुड़ जाएंगे। आज हम कराएंगे आपको नालंदा के बारे में ज्ञान, क्योंकि आज आप जानिए कि नालंदा था क्या। मेरे पीछे लगे इस स्क्रीन को आप देख सकते हैं, और आपको मैं दिखाता हूं कि किस तरीके से नालंदा को खत्म कर दिया। किस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहां पे जो स्क्रीन लगी है आपको दिख रही होगी, किस तरीके से नालंदा को तोड़ दिया गया। यह है वो नालंदा। कहते हैं नालंदा सिर्फ एक नाम नहीं है, यह एक पहचान और सम्मान है। यह एक पहचान और सम्मान है बच्चा, क्योंकि नालंदा एक मूल्य और मंत्र है। कहते हैं कि आग किताब को जला सकती है, लेकिन ज्ञान को खत्म नहीं कर सकती। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से बख्तियार खिलजी ने 1199 ईस्वी में इस नालंदा को जलाकर खाक कर दिया, जिस तरीके से बख्तियार खिलजी ने बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं को खत्म कर दिया, क्योंकि उसने ये नहीं चाहा कि कभी भी इस तरीके से ज्ञान के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से ये चीजें आगे बढ़े। क्योंकि जिस समय वह बीमार पड़ा हुआ था, तो कहते कि राहुल नामक एक वैद्य ने क्या किया था, कुरान के पन्नों पे कुछ दवाइयां लगा दी, और उन्हीं दवाइयों को चाट करके क्या होता है, वो 20 दिन में ठीक हो जाता है। और इसने क्या किया, उसने उसका कर्ज इस नालंदा को जलाकर निकाला, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इसका ज्ञान का उपार्जन ऐसे आगे बढ़ते रहे। बताया जाता है नालंदा के बारे में बच्चा, कहते हैं कि पूरे 3 महीने तक यहां, क्योंकि बताया जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी पुस्तकालय लाइब्रेरी यहां पे थी, 3 महीने तक लगातार किताबें जलती रहीं। बहुत सारे धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षुओं को बख्तियार खिलजी ने अपने तलवार की धार से यहां पर लहूलुहान कर दिया। कहते कि नालंदा एक नाम नहीं था, एक क्या, एक फील था, एक ऊर्जा थी। किस नालंदा के बारे में लोग बात करते हैं? कहते कि ये वो नालंदा था जिस समय लोगों ने एजुकेशन, जिस समय लोगों ने शिक्षा के बारे में सोचा नहीं था, उस समय यह नालंदा अपना परचम लहरा रहा था, अपने ज्ञान के दम पर अपनी चीजों को बढ़ा रहा था। लेकिन जला दिया गया इसे 1199 ईस्वी में। इस नालंदा का पूरा अस्तित्व खत्म कर दिया गया। तो प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नालंदा अपने आप में एक नाम नहीं था, एक फील था। लोग समझते थे नालंदा के बारे में।
तो आइए शुरुआत करते हैं। आपको मजा आ गया होगा बेटा, जरूर आपने इस चीज को फील किया होगा कि वास्तव में नालंदा हमारे लिए क्या था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए हम देखते हैं यहां पे बहुत ही प्यारा सेशन है नालंदा के बारे में। हम देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको किसी नाम या किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक ऐसा नाम, एक ऐसे शख्सियत, एक ऐसे पर्सनालिटी जिन्हें भारत नहीं वरन पूरे विश्व में भी जाना गया। कहते आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुने जाते हैं, फिर दूसरी बार भी चुने जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1884 एंड 1962 वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कहते भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुने जाते हैं ये। एंड ही वाज बोर्न इन ज़ेरादेई बिहार इन 1884। 1884 में बिहार के ज़ेरादेई नामक स्थान पर का जन्म होता है। ही शेयर्ड गांधी जी ग्रेट विजन। इन्होंने गांधी के एक बहुत बड़े सपने को क्या किया बेटा, शेयर किया, द मेकिंग ऑफ अ न्यू मैन इन सोसाइटी। क्योंकि वो चाहते थे कि इस सोसाइटी में कुछ ऐसे नए लोगों को बनाया ना जाए, बल्कि लोगों की सोच को चेंज कर दिया जाए, जिससे कि वो एक नए उद्भव के रूप में सबके सामने प्रकट होकर आए। A living embodiment of the plan living and high thinking। कहते कि इनका एक जो तरीका था, इन्होंने इस इंबॉडीमेंट को बनाया था कि क्या एक था ना, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज अ स्टेट्समैन, स्कॉलर, हिस्टोरियन, एजुकेशनिस्ट, लॉफ्टी आइडियलिस्ट, सोशल रिफॉर्मर एंड अबव ऑल द ग्रेट कंस्ट्रक्टिव थिंकर। कहते हैं एक उद्धारक विचारक थे ये, एक उद्धारक विचारक के रूप में इनको जाना जाता है। और कहते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक स्कॉलर भी थे, एक विद्वान भी थे, एक अच्छे प्रवक्ता थे भाई, एक अच्छे शिक्षाविद भी थे, एक अच्छे इंसान भी थे। साथ ही साथ क्या थे, ये एक आदर्शवादी थे, साथ में क्या थे, एक समाज सुधारक के रूप में भी इनको जाना गया। ठीक है, आइए देखते हैं आगे, देखते हैं। आइए नालंदा के बारे में थोड़ा जानते हैं कि क्या है ग्लोरी, क्या है नालंदा का इतिहास। बहुत ही प्यारा नाम। अभी हाल में ही मोदी जी ने इसका फिर से एक बार उद्घाटन किया, चीजों को इन्होंने रिफॉर्म किया और फिर से इन्होंने नालंदा को प्रतिस्थापित करके फिर से चीजों को आगे बढ़ाया। तो बच्चा, रिमेंबरिंग द एंशिएंट ग्लोरी ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, द गवर्नमेंट ऑफ बिहार टूक अ डिसीजन एस्टैब्लिश द मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ पाली एंड प्रकृति एंड रिसर्च इन बुद्धिस्ट लिटरेचर एंड फिलॉसफी। In ancient days, Nalanda did glorious work not only the field of knowledge but also the uniting various parts of Asia। कितनी बड़ी बात है कि उस समय नालंदा केवल शिक्षा के ही क्षेत्र में नहीं, वरन एशिया के बहुत सारे ऐसे देश थे, ऐसे बहुत सारी संस्था थी, ऐसे बहुत सारे क्या थे, उसके एरिया थे, जिसको वो समेटने को, जिसको जोड़ने का काम अकेले नालंदा उस समय कर रही थी। क्योंकि बहुत बहुत भागों से, देश के बहुत बहुत भागे से लोग यहां पे पढ़ने आते थे। जब वो यहां पे आके पढ़ते थे ना, तो आपस में मिल जाते थे, उनका इंबॉडीमेंट होता था, वो जानते नहीं थे एक दूसरे को, लेकिन यहां पर आकर एक दूसरे से वो मिल जाते थे। कहते कि रिमेंबरिंग द एंशिएंट ग्लोरी ऑफ नालंदा, बिहार सरकार ने यह सोचा कि नालंदा का नाम कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में खो जाए। तो बिहार की सरकार ने क्या किया, बिहार की सरकार ने यह सोचा कि नालंदा का इतिहास, नालंदा का गौरवशाली इतिहास सदैव के लिए बना रहे, उसके लिए क्या किया, उसके लिए बिहार सरकार ने क्या किया, एक डिसीजन लिया। उन्होंने एक मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ पाली एंड प्रकृति। कहते हैं कि उसमें पाली और प्रकृति दो भाषा थी, अपने याद होगा, जिसमें जैन धर्म है, बौद्ध धर्म था। कहते हैं कि पाली और प्रकृति भाषा बची रहे, इसके रिसर्च के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने मगध रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी इन्होंने क्या किया, वहां पे ओपन किया, जिससे लोग शिक्षित हो सकें और इससे रिसर्च भी चलता रहे, चीजों को अपने इतिहास के बारे में जानते रहे। ठीक है, कहते हैं कि एंड रिसर्च इन बुद्धिस्ट लिटरेचर एंड फिलॉसफी, और बुद्ध के लिटरेचर, जो उनके लिटरेचर्स थे, और जो फिलॉसफी थे, जो उनके दर्शन शास्त्र थे, उसके रिसर्च के लिए क्या होता है, मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट को क्या किया था बच्चा, ओपन किया जाता है बिहार सरकार के द्वारा। आगे देखते हैं बेटा, कहते हैं कि क्या, ध्यान से देखेंगे यहां पे सारे बच्चे, यहां पे आप इनको देख रहे हैं, ये कौन है आप जानते हैं, महात्मा बुद्ध है। कहते हैं कि द मैसेज ऑफ नालंदा वाज हियर्ड अक्रॉस द माउंटेन्स एंड द ओशंस फॉर द एशियन मेनलैंड। कहते हैं कि नालंदा का नाम कहां पे, अक्रॉस द माउंटेन्स, पर्वतों के पार, सरहदों के पार नालंदा का नाम फैल रहा था।
इट कंटिन्यू टू बी द बेटर सेंटर ऑफ द एशियन कॉन्शियसनेस फॉर नियर बाई 6 सेंचुरीज। लगभग पिछले 6 शताब्दी से क्या था, एशिया का यह केंद्र बिंदु या मुख्य बिंदु बना हुआ था। किस मामले में? शिक्षा के मामले में। द हिस्ट्री ऑफ नालंदा डेट्स बैक टू द एज ऑफ लॉर्ड बुद्धा एंड द लॉर्ड महावीरा। कहते लॉर्ड महावीरा, लॉर्ड बुद्धा जो थे, उनके पहले से नालंदा अपने परचम को लहरा रहा था। बताया जाता है कि यहां पे महात्मा बुद्ध भी आ चुके थे, यहां पे जैन धर्म के प्रवर्तक जो हमारे महावीर स्वामी थे वो भी आ चुके थे। सोचिए क्या था नालंदा। अबे किसकी बात करते हो आप? ये वो नालंदा है, मैंने क्या कहा, जब लोगों ने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के बारे में भी नहीं सोचा होगा ना, उसमें नालंदा अपना अपने दो ऐसे विश्वविद्यालय थे, एक तक्षशिला जो कि अब तो नहीं है, वो पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता था, दूसरा क्या था, यह अपना था नालंदा। ठीक है, आगे देखते हैं। कहा जाता है द हिस्ट्री शोज दैट नालंदा यूनिवर्सिटी फ्लोरिस्ड फ्रॉम लॉर्ड बुद्धा एम्परर अशोका टू द गुप्ता एज। कहते हैं कि जो नालंदा का जो जिस तरीके से परचम लहरा रहा था, जो बढ़ रहा था, उसने और गति पाई, नालंदा ने और ज्यादा गति पाई, ये और ज्यादा फलना फूलना शुरू हो गया। किसके काल से? तो ये ज्यादा फलना फूलना शुरू हो गया कब से? ये लॉर्ड बुद्धा और जो अशोक थे, जानते ना आप सम्राट अशोक को, उनके काल से क्या होता है, मतलब गुप्त काल से क्या हुआ, नालंदा और थोड़ा प्रकाश में आ गया। फायान एज चाइनीज पिलग्रिम, कहते जब फायान भारत में आया था, विजिटेड नालंदा 4th सेंचुरी में, मतलब 4वीं शताब्दी में, जिस समय नालंदा में फायान घूमने आया था, उस समय नालंदा क्या था, टॉपर था। इन 7th सेंचुरी, 7वीं शताब्दी में, ड्यूरिंग द रेन ऑफ एम्परर हर्षवर्धन, कहते कि हर्षवर्धन के काल में वेनसोंग जब भारत आता है तो उस समय नालंदा बेटा अपने चरमोत्कर्ष पे था। वेनसोंग राइट्स दैट नेम नालंदा डिराइव्ड फ्रॉम द नालंदा द पीस ऑफ माइंड। वेनसोंग ने लिखा था कि दिमाग की शांति मन की शांति है। नालंदा को उसने क्या किया था, उसने नालंदा को संधि विच्छेद किया। उसने बताया कि नालंदा एग्जैक्टली का क्या, इसका मतलब क्या है, नालंदा, इसका मतलब चाइनीज में इसका अर्थ होता था क्या, पीस ऑफ माइंड। आप समझ सकते हैं, देखो ये है, ये लोग भारत आए थे, सोच लो, ये चाइना लोग, ठीक है, आज ये लोग बौद्ध धर्म को अपना लिए, उससे पहले हमारे यहाँ बौद्ध धर्म था, सोच लो। आगे देखते बेटे, और नालंदा हैड 10,000 स्टूडेंट्स एंड 1500, मतलब 1500 टीचर्स एट द टाइम ऑफ वेनसोंग विजिटेड इंडिया। कहते कि जिस समय वेनसोंग भारत में आया था ना, उस समय नालंदा के अंदर 10,000 बच्चे थे और 10,000 बच्चों पे 1500 शिक्षक थे। आप रेशियो निकाल लेना, फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि वास्तव में क्या ऐसा भी था नालंदा। आज हर एक आज जाके लोगों के अंदर, अगर आज कोई बहुत बड़ा कॉलेज हो, अगर उनके अंदर 10,000 बच्चे आ जाते हैं ना, तो आप देखते हैं कि वो फिर अपना परचम लहराते हैं कि हमारे यहाँ 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। उस समय नालंदा के अंदर 10,000 बच्चे थे। सोचो उस समय जब ना कोई साधन था आने का, ना कोई जाने का साधन था, उस समय 10,000 बच्चे और 1500 मास्टर पढ़ाते थे यहाँ पे। नालंदा वॉज देन एंड ओनली सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन। उस समय नालंदा शिक्षा का एकमात्र केंद्र था। स्कॉलर्स फ्रॉम डिस्टेंट कंट्री, जो स्कॉलर थे, बड़े बड़े विद्वान थे, चाइना से, कोरिया से, तिब्बत से, तुर्किस्तान से, मंगोलिया से, नालंदा पढ़ने आते थे बेटा। ये था वो नालंदा, सोचो। ठीक है, तो अपने बिहार की धरती बेटा इतनी पावन भूमि है ना, हमने सबको खींच लिया। आज जो बिहार को लोग कहते रहे बिहार में क्या, बिहार में वो था ना कि आज उसने अस्तित्व खड़ा कर दिया। ये वो बिहार है जहां पे बताते हैं 1 मिलियन बुक्स, मतलब लगभग 10 लाख वहां पे मैन्युस्क्रिप्ट्स, पांडुलिपियां पड़ी हुई थी, जिसको जलते जलते 3 महीने हो गए थे जब बख्तियारवा ने आग लगाया था बाबा। ठीक है, आया समझे। एंड इट हैड द बिगेस्ट लाइब्रेरी इन एशिया। कहते कि एशिया में सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी थी बेटा, तो नालंदा। बेटा शकल देख लो, इस शकल को याद रखना, इस व्यक्ति को याद रखना, यही है बख्तियार खिलजी। इसका अगला जन्म हुआ ही नहीं होगा हमको लगता है। बख्तियार खिलजी ने क्या किया था बेटा, बख्तियार खिलजी ने क्या किया था, आग लगा दी, आग लगा दिया उसने, सिर्फ बदला निकालने के लिए। उसने उस कर्ज को नहीं समझा जिससे वो ठीक होता। समझ सकते हो, यही ये व्यक्ति है। आज अगर नालंदा होता, आज वो किताबें होती, तो आज भारत कहां पे होता, सोच सकते हैं आप। ठीक है, ये देख लो, ऐसे आया था ये बेटा घोड़े पे चढ़ के, देख रहे हो। काश इस समय नहीं आया तो इस समय ही मिल लेता रास्ते में। अब आप देख सकते हैं बेटा नालंदा में, आप इस चीज को देख सकते हैं यहां पे। इन 12th सेंचुरी, 12वीं शताब्दी में द लाइब्रेरी वाज डिस्ट्रॉयड एंड मेनी ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट्स। 1199 में उसने आग लगा दी थी नालंदा में। तो कहते हैं कि 12वीं शताब्दी में लाइब्रेरी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। बहुत सारी पांडुलिपियां वहां पे थी, सबको खत्म कर दिया गया। और बहुत सारी पांडुलिपियां ऐसी थी जो लोग चुरा कर अपने देश लेके चले गए। आज भी नेपाल में, तिब्बत में पांडुलिपियां आपको मिलेंगी। एटलीस्ट
100 लेक्चर्स वर डिलीवर्ड एवरी एट नालंदा। कहते हैं कि लगभग प्रत्येक दिन 100 लेक्चर नालंदा के अंदर लिए जाते थे, मतलब गिरी से गिरी हालत में 100 क्लासेस नालंदा के अंदर बेटा चलती थी। एंड बोथ ब्राह्मणिकल एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर, फिलोसफी, साइंस एंड आर्ट वर द सब्जेक्ट ऑफ द सिलेबस। और उनके सिलेबस में ब्राह्मणवाद, बुद्धिस्ट लिटरेचर, दर्शन शास्त्र, विज्ञान, ये सब उनके बेटा कोर सब्जेक्ट थे, मतलब ये डेली चला करते थे। और मतलब हमको लगता है अगर 100 लेक्चर डेली चलते थे, हमको लगता कि मतलब 4-5 लेक्चर तो डेली चला करते थे, सोच लो अब। ये था वो नालंदा। नालंदा भूलो मत, तुम्हारा इतिहास है बेटा। ठीक, आगे देखते हैं। पर्दा खुल रहा है, देख रहे हो बेटा कैसे। अब देख लो, वेदास एंड एलिड लिटरेचर वर आल्सो टॉट एंड रीड देयर। कहते कि जो वेदास थे उससे संबंधित जितने भी वहां पे सब सब्जेक्ट थे उसको नालंदा में पढ़ाया जाता था। अच्छा, नालंदा में आर्ट भी बहुत ज्यादा फेमस था। बिसाइड्स स्टडीज इन लिटरेचर एंड रिलीजियन, कहते हैं कि लिटरेचर और धर्म के अलावा भी नालंदा वॉज ऑल्सो द सेंटर ऑफ द आर्ट्स। कहते हैं कि अच्छे आर्ट का, अच्छी कला का ये भी क्या था, एक मुख्य बिंदु था बेटा, मुख्य केंद्र था। इट इज ट्रू दैट द अचीवमेंट ऑफ नालंदा वाज ऑल अराउंड इन विच रिलीजन, फिलोसफी, लैंग्वेज एंड हैंडीक्राफ्ट एंड इक्वल इंपॉर्टेंस। कहते हैं कि वास्तव में यह बात सही है कि नालंदा में सारी चीजें अपने टॉप पे थी, चाहे वो दर्शन शास्त्र था, चाहे वो शिक्षा था बेटा, चाहे वो कला की बात की जाए, चाहे वो बात की जाए भाषाओं की बात की जाए, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट हाथ से बने सामानों की, सब में नालंदा क्या था बेटा, उसमें टॉप पर था। वी शुड एम इन रिवाइविंग द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ द पार्ट्स एंड रीस्टेब्लिश नालंदा। अब तो हो चुका है, सोचो हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हम शिक्षा के क्षेत्र में और इस नालंदा को फिर से पुनर्जीवित करने में, रिवाइविंग करने में, पुनर्जीवित करने में क्या कर सके, इसका सहयोग कर सके, क्योंकि यह सेंटर था किस चीज का, लिटरेचर का, फिलोसफी का, रीजनिंग का एंड साइंस का। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैप्टर बहुत ही प्यारा लगा होगा। मैं आशा और उम्मीद भी करता हूं कि आपने इसको जरूर पढ़ा होगा और आपने बहुत एंजॉय किया होगा। तो ये था नालंदा, इसलिए ये मत बोलो तुम उस भूमि, उस माटी से आते हो जहां पर तुमने लोगों को बुला के शिक्षा ग्रहण करवाई थी। ये वो माटी है, ये वो अपनी मातृभूमि है बिहार, जिसे लोग क्या कहते हैं अब कि बिहार में क्या है, बिहार में तो बेटा वो है ना जो तुम्हारे यहां कभी नहीं रहा होगा। तो मिलेंगे अगले एक ऐसे शानदार सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।